में देश विदेश से गजब गजब बाबा पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक बाबा है बनारसी गोरख उर्फ आईआईटी बाबा। आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएट अभय सिंह ने एयर स्पेस और में इंजीनियरिंग से पढ़ाई करने के बाद संन्यास ले लिया और इसके बाद अभय सिंह बन गए मसानी गोरख बाबा। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी आईआईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिजाइन डिग्री है ना, ये डिजाइन में होता है, इंटरेक्शन डिजाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, एनिमेशन, ये सब चीजें। तो वो सब चीजें सीखी पहले। फिर वो ऐसे हुआ ना, तुम जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया है। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे। अखाड़े में तो सुबह ही आए हैं, मतलब आज। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं, 1.5 महीने के आसपास। कितने साल से बनारस में है? नहीं 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर, पूरा 4 धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जाओ, ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो गया यार क्यों घूम रहा है तू। घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा, अपना अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है। दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल माइंड को ना कि हाँ, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। जिंदगी की रोजमर्रा की एक चीजें जो तुम कर रहे हो वो कैसे होती है। तो महाकुंभ की खूबसूरत तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब महाकुंभ में बनी टेंट सिटी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आखिर कैसी दिख रही है टेंट सिटी की ये रंगत, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। शहर की क्षमता 5 से 10 करोड़ ही हो तो ऐसी टेंट सिटी तैयार करनी पड़ती है और यही देखिए तैयार की गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत खूबसूरत तरीके से टेंट सिटी को तैयार किया गया। देखिए पूरा गार्डन थीम दिया गया है। ये देखिए, ये आईटीडीसी यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से तैयार की गई है और लोगों ने यहाँ विजिट करना भी शुरू कर दिया। देखिए जैसे ये लोग हैं, ये सभी विजिट करने के लिए आए हुए हैं कि कैसी ये टेंट सिटी है। ये देखिए इस तरीके से इनको ले जाने के लिए कार्ट भी है कि अगर वो चाहें तो जो है इस कार्ट के थ्रू अलग अलग अपनी जो जगहें हैं, जो उनके कैंप अलॉट हुए हैं, वहाँ तक जा भी सकते हैं। तो ये पूरा गार्डन व्यू दिया गया है। आप देख सकते हैं जैसे फ्लैट्स के नंबर होते हैं, सबको नंबरिंग कर दिया गया है और इनका फेयर 20,000 तक जाता है, 20 to 25,000। स्टार्टिंग इनकी होती है 14,000 से 25,000 तक जाता है। अब मैं आपको एक कैंप के अंदर भी लेकर चलती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कैंप मैंने अलॉट कराया है, मैंने इसका पेमेंट किया है, तो 201 मुझे ये कैंप नंबर मिला। ये सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया गया है, गार्डन व्यू दिया गया है। उसके बाद अंदर चलकर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा लग्जूरियस प्रॉपर्टी इस तरीके से दी गई है। वॉशरूम देखिए कितने क्लीन, यहाँ इस तरीके से क्लीन वॉशरूम्स एकदम यहाँ पर दिए गए हैं।
पूरा ध्यान रखा गया है कि आप अगर यहाँ पर जो अपना मनी दे रहे हैं वो वर्थ हो। ये देखिए पूरा क्लीन वॉशरूम 14,000। अच्छा, जिस कैंप में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसे आपको एक होटल में पूरी व्यवस्था मिलती है, कुछ वैसी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। पूरी व्यवस्था मुझे वैसी नजर आ रही है। जरा आप बाहर आए, यहाँ पर आकर हम देखते हैं। आप आके जरा बात करें, कितना फेयर रखा है आपने? 14,000 प्लस टैक्सेस। 14,000 प्लस टैक्सेस। जो वैसे लोग हैं उनके लिए ज्यादा होगा, लेकिन क्या आपने पूरा बुक हो गया ये सब कुछ? नहीं, पूरा बुक अभी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट बुक हो चुका है हमारा। ऑलमोस्ट बुक हो चुका है। शाही स्नान पर भी 14,000 ही है? नहीं, शाही स्नान पे 20,000 है। 20,000 है। तो जिस कैंप में मैं इस वक्त गई थी ये 14,000 है। इससे भी ज्यादा जाता है कॉस्ट यहाँ पर? तो इससे भी अच्छे कैंप है? यस मैम, 30,000 का है हमारा मैक्सिमम जो है। अच्छा, उसमें क्या क्या और आप दे रहे हैं? थोड़ा लग्जरियस ज्यादा है, उसका व्यू ज्यादा अच्छा है, वो जो पीछे रिवर व्यू है वो। और अब बात करते हैं प्रयागराज की धरा पर लगने वाले सनातन के सबसे बड़े उत्सव के इतिहास की। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों तक इस आस्था के सैलाब का खौफ था, लेकिन इसे रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, ये कोई भी नहीं कर पाया। अनादि काल से चल रहे इस महा उत्सव की आखिर कब और कैसे शुरुआत हुई, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। महाकुंभ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आस्था का प्रतीक। हर 12 साल में होने वाला ये मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। प्रयागराज, जहां 3 नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, इस दिव्य आयोजन का केंद्र होता है। हर 12 साल में प्रयागराज में संगम के किनारे महाकुंभ होता है। महाकुंभ का इतिहास और इसका धार्मिक महत्व इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खास उत्सव बनाता है। देवों की पवित्र भूमि प्रयागराज, जहां मान्यता है कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। मान्यता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है और पापों का प्रायश्चित। महाकुंभ सिर्फ पाप से प्रायश्चित का अवसर ही नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। दरअसल कुंभ का असल अर्थ होता है कलश यानी घड़ा, और कुंभ स्नान की कहानी भी एक अमृत के घड़े से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं का अनुसार जब दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवता कमजोर हो गए थे, तो राक्षसों ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया था, जिसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु के कहने के अनुसार देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की संधि रखी। राक्षसों ने अमृत के लालच में देवताओं की संधि मान ली, जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के बाद एक एक कर कई रत्न निकले, लेकिन जब अमृत कलश प्रकट हुआ तब देवता और राक्षस दोनों उसे पाने के लिए लालायित उठे। लेकिन भगवान इंद्र के इशारे पर उनके बेटे जयंत अमृत कलश लेकर भाग निकले, जिसके बाद राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें आदेश दिया कि वो जयंत को पकड़ें और अमृत कलश छीन लें। राक्षसों ने जयंत का पीछा किया, जयंत को पकड़ लिया, लेकिन जयंत को पकड़ने के बाद अमृत कलश हासिल करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। इसी युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वीलोक की 4 जगहों पर जा गिरी। कहते हैं अमृत की पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी नासिक में जा गिरी। यही वजह है कि इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं जब जयंत अमृत कलश लेकर उड़ा था तो वो 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचा था, और शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक में 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए उस घटना के संदर्भ में महाकुंभ हर 12 साल के अंतराल पर होता है। सनातन काल से चली आ रही आस्था की ये डुबकी आजादी के पहले भी इसी तरह से लगती थी। मुगल राज के समय भी कुंभ में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे। ऐसा कई बार हुआ जब मुगल शासकों को इससे भय हुआ कि इस कुंभ की भारी भीड़ से विरोध के स्वर फूट सकते हैं। ऐसे में कई बार कुंभ पर सख्तियां करने की कोशिशें हुई। सनातन काल से चलती आ रही आस्था की डुबकी आजादी के पहले भी इसी तरह से लगा करती थी।
मुगल राज के समय में भी कुंभ में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे। ऐसा कई बार हुआ कि कुंभ की भारी भीड़ के विरोध के स्वर फूट सकते हैं, ऐसा भय मुगल शासकों को भी हुआ। ऐसे में कई बार कुंभ पर सख्तियां करने की कोशिशें भी हुई। जब अंग्रेजों का समय आया तो भी ये डर बना रहा। अंग्रेजों को भी हमेशा लगता रहा कि कुंभ से उसकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है, लिहाजा उन्होंने भी इसे रोकने के लिए कई कोशिशें की। कभी ट्रेन की मनाही की तो कभी और कुछ सख्तियां, लेकिन आस्था का ये सैलाब रुका नहीं। जब अंग्रेजों का समय आया तब भी डर बना रहा। अंग्रेजों को ये डर सता रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है और उनकी हुकूमत कहीं खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी। और तो उन्होंने हर वो जतन किया जिससे लोग वहां न पहुंच सकें। ट्रेनों पर अंकुश लगाने से लेके तमाम ऐसी चीजें की गई जिससे भक्त न पहुंच सके, मगर सैलाब किसी के रोकने से रुका नहीं। गंगा स्नान को लेकर अंग्रेजों की इस नफरत को देखते हुए महात्मा गांधी ने 1918 में प्रयागराज में संगम स्नान किया था। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुंभ से कई बार बदलाव की मांग भी उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।